सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वितान भाग 2 पुस्तक से प्रथम पाठ सिल्वर वेडिंग, जिसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी जी। यह एक लंबी कहानी है जो लेखक की अन्य रचनाओं से कुछ अलग सी है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक ओर कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं। यहाँ पर दो जुमले जो कहानी का बीज वाक्य हैं। पहला जो हुआ होगा और दूसरा somehow improper। जो हुआ होगा में यथास्थितिवाद यानी ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव है, तो somehow improper में एक अनिर्णय की स्थिति भी है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व हैं। वे इन स्थितियों का जिम्मेदार भी किसी व्यक्ति को नहीं ठहराते, वे अनिर्णय की स्थिति में हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं कहानी सिल्वर वेडिंग। जब सेक्शन ऑफिसर वाई डी पंत यानी यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी घड़ी 5:25 बजा रही थी। यानी यशोधर बाबू बिल्कुल टाइम के पंक्चुअल थे। वे अपनी घड़ी सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते थे, इसलिए वे दफ्तर की घड़ी को सुस्त बताते। इनके कारण अधीनस्थ जो उनके अंडर काम करने वाले लोग थे, उनको भी 5 बजे तक रुकना पड़ता था। वापसी के समय वे किशन दा की उसी परंपरा का निर्वाह करते जिसमें जूनियरों से हल्का मजाक किया जाता। किशन दा यानी यशोधर बाबू के आइडियल पर्सन या गॉडफादर, या किशन दा वो जो गांव से यशोधर बाबू को लेके आए और एक तरह से वो उनके बड़े ही माने जाते थे। दफ्तर में नई असिस्टेंट चड्डा की चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते। उसने थोड़ी बदतमीजीपूर्ण व्यवहार करते हुए पंत जी की चूनेदानी यानी उनकी घड़ी का हाल पूछा। पंत जी ने उसे जवाब दिया। फिर चड्डा ने पंत जी की कलाई थाम ली और कहा कि यह तो बहुत पुरानी है, अब तो डिजिटल जापानी घड़ी ले लो, सस्ती मिल जाती है। पंत जी उस समय उसे बताते हैं यह घड़ी उन्हें शादी में मिली थी और यह उनकी एक पुरानी घड़ी है। यह घड़ी भी उनकी तरह पुरानी हो गई है लेकिन अभी तक सही बिल्कुल समय बताती है। और इस तरह जो है कि नहले पे दहला जवाब देते हुए हाथ को आगे बढ़ाने की परंपरा थी रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहाँ से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। ऐसी परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहाँ यशोधर जी को शरण मिली थी। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ी लड़कों को आश्रय दिया करते थे। पंत जी जब दिल्ली आए थे तो उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। तब किशनदा ने उनको मैस का रसोइया बनाकर रख लिया। उन्होंने यशोधर को कपड़े बनवाने और घर पैसा देने के लिए 50 रुपये दिए थे। इस तरह वे पुरानी स्मृतियों में खो जाते हैं और तभी जागृत होते हैं जब चड्डा की उनको आवाज़ सुनाई देती है कि मेनन उनसे शादी के संबंध में पूछ रहा होता है। तो यशोधर बाबू बोलते हैं, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। और इस तरीके से यशोधर बाबू का एक अपना ही स्टाइल था बोलने का कि कभी इंग्लिश और कभी हिंदी इंग्लिश मिश्रित। जैसे ही उन्होंने अपनी शादी का ईयर बताया तो मेनन ने उन्हें सिल्वर वेडिंग की बधाई दी और कहा। यशोधर जी खुश हो गए, लेकिन थोड़ा झेंपने लगे और झेंपते झेंपते ही वो खुश हुए। फिर भी वो इन सब बातों को अंग्रेजों के चोचले बताते हैं, लेकिन चड्डा तो जैसे उनके पीछे ही पड़ जाता है और उनसे पार्टी मांगने लगता है। वो ज़्यादा नहीं तो सिर्फ चाय, मट्ठी और लड्डू की मांग करता है। यशोधर जी 10 रुपये का नोट चाय के लिए देते हैं, परंतु उन्हें यह समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड होता है कि ये उनके हिसाब से सही नहीं है। उस पर वो कहते हैं कि उस पर इंसिस्ट करना दैट मैं समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ।
क्योंकि बटुआ निकालते हैं, 10 का नोट देते हैं और कहते हैं आप लोग चाय पीजिए। दैट तो आई डू नॉट माइंड, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, दैट मैं समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। चड्ढा नोट ले लेता है उनसे और नोट जो है उनको वो चपरासी को देता है और चड्ढा के जोर देने पर वो उसको 20 रुपये देते हैं, किंतु आयोजन में सम्मिलित नहीं होते। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप्पे गपास्टक में वक्त बर्बाद करना पंत जी को परंपरा के विरुद्ध लगता है। यशोधर बाबू ने इधर रोज बिरला मंदिर जाने और उसके बाहर बैठकर प्रवचन सुनने और स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीति अपनाई है। यह बात उनकी पत्नी और बच्चों को अखरती थी, क्योंकि उनको लगता था कि अभी उनकी उतनी उम्र नहीं है जितनी वो बन गए। वो उनको भी बुजुर्ग नहीं समझते थे। बिरला मंदिर से उठकर वे पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी लेते हैं। इस समय वो मिलने वालों से मिलते थे। घर पर वे 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते थे और उन्होंने अपना यह नियम ही बना लिया था। आज यशोधर जब बिरला मंदिर जा रहे थे तो उनकी नज़र किशनदा के 3 बेडरूम वाले क्वार्टर पर पड़ी। अब वहीं 6 मंजिला मकान बन रहा है। उन्हें बहुमंजिली इमारतें अच्छी नहीं लग रही थी। यही कारण था उन्हें उनके पद के अनुकूल एंड्रयूगंज लक्ष्मीबाई नगर पर डी टाइप अच्छे क्वार्टर मिलने का ऑफर भी मिल रहा था, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया और वे यहीं बसे रहना चाहते थे। जब उनका क्वार्टर टूटने लगा तब उन्होंने शेष क्वार्टर में से एक अपने नाम अलॉट करवा लिया। वे किशनदा की स्मृतियों के लिए यहाँ रहना चाहते थे। अब क्या हुआ कि वो अपना सोचते जा रहे हैं और पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगा। किसी न किसी बात पर उनकी बहुत ज़्यादा जो है आपस में बहस होने लग जाती थी और बहस के बीच में इसी वजह से जो है उन्हें घर जल्दी लौटना अच्छा नहीं लगता था। उनको नहीं लगता था कि जल्दी लौटेंगे कहीं ना कहीं बहस हो जाएगी। उनका बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी लग गया था और यशोधर बाबू को यह भी समहाउ इम्प्रॉपर लगता था, क्योंकि यह कंपनी शुरू में उनको 1,500 रुपये प्रतिमाह दे रही है उनके बेटे को। उन्हें कुछ गड़बड़ लगती थी। उनका दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा था और उसका एलाइड सर्विसेज में ना जाना भी उनको अच्छा नहीं लगता था। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया था। अब जब तीसरा बेटा उनका अमेरिका चला गया, अब बची उनकी बेटी, जो कि शादी से इनकार करती है। साथ ही वो डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाने की धमकी भी देती है। वे अपने बच्चों की तरक्की से खुश हैं, परंतु उनके साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे। जो आपस में जनरेशन गैप है वो उनके बीच में खाई सी पैदा करता है। यशोधर की पत्नी संस्कारों से तो आधुनिक नहीं है, परंतु बच्चों के दबाव में वो थोड़ी सी मॉडर्न बन गई। उसने बच्चों के साथ क्या किया, अपने आप को एडजस्ट कर लिया। शादी के समय भी उसे संयुक्त परिवार का दबाव झेलना पड़ा और यशोधर ने उसे आचार विचार के बंधनों में रखा, क्योंकि शादी उनकी गांव में हुई थी तो उन्होंने गांव की बहुओं के हिसाब से उसको रहना पड़ा था। अब वो बच्चों का पक्ष लेती है और खुद भी उनकी सहूलियत के हिसाब से बच्चों की सारी बातें मानने के लिए कहती है। यशोधर बाबू जब अपनी पत्नी को चिढ़ाने के अंदाज में आते हैं तो वो उसको कभी जो है शानियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुंह वहाँ से लोग करे तमाशे कहकर उसका मजाक बनाने लगते थे। और परंतु वे खुद जो है इस समय तमाशा बन के रह गए थे। किशनदा के क्वार्टर के सामने खड़े होकर वे सोचते हैं कि वे शादी ना करके पूरा जीवन समाज को समर्पित कर देते तो कितना अच्छा होता। आज जो है उन्हें किशनदा की बहुत याद आ रही थी। यशोधर ने सोचा कि किशनदा का बुढ़ापा कभी सुखी नहीं रहा। उनके तमाम साथियों ने मकान ले लिए थे, क्योंकि किशनदा ने पहाड़ से जो भी जाता था वो किशनदा अपने पास ले रखते थे। उन्होंने अपनी लाइफ जो है कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी और अंतिम समय में किशनदा को कोई पूछने वाला नहीं था। इसीलिए यशोधर बाबू को लगता था कि किशनदा का बुढ़ापा जो है सुखी नहीं रहा।
उनके साथियों ने जब मकान ले लिए, रिटायरमेंट के बाद किसी ने उन्हें अपने पास रहने की पेशकश तक नहीं। स्वयं यशोधर बाबू भी जो है अपने घर के कारण, अपने परिवार के कारण, फैमिली के कारण यह पेशकश किशंदा के सामने नहीं कर पाए कि आप मेरे पास रह सकते हो। किशंदा कुछ समय किराए के मकान में रहे, फिर वो वहाँ से अपने गांव को चले गए। गांव जाने के बाद साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई, जबकि उनको कोई भी बीमारी नहीं थी। जब यशोधर बाबू ने पूछा कि उन्हें क्या हुआ था, तो आगे से यही उनके बिरादर से यही जवाब मिला, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनके रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से मौत हो जाती है, यही जानते हैं यशोधर बाबू। अब यशोधर बाबू को लगने लगा कि किशंदा की मृत्यु जो है असमय ही हो गई थी, किसी को इसका कारण नहीं पता। वे किशंदा की यह बात याद रखते थे कि जिम्मेदारी पड़ने पर ही हर व्यक्ति समझदार हो जाता है। वे मन ही मन यह स्वीकार करने लगे कि दुनियादारी में उनके बीवी बच्चे अधिक सुलझे हुए हैं, परंतु वे सिद्धांत नहीं छोड़ सकते। अपने आप को कहते हैं कि मैं सिद्धांत जो है नहीं छोड़ सकता, और उसी के हिसाब से वे चलते हैं। वे मकान भी नहीं लेंगे। किशंदा कहते हैं, मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उसमें रहते हैं। रिटायरमेंट होने के बाद गांव के पुश्तैनी घर चले जाओ, वे इस बात को आज भी सही मानते हैं। उन्हें पता है कि गांव का पुश्तैनी मकान जो है वो टूट फूट हो चुका होगा, पर उस पर अनेक लोगों का हक है। उन्हें लगता है रिटायरमेंट से पहले कोई ना कोई लड़का सरकारी नौकरी में आ जाएगा, क्वार्टर उसके पास रहेगा। ऐसा होने पर क्या होगा, इसका जवाब उनको नहीं पता है। तो अब यशोधर बाबू जो है यही बातें सोचते चले जा रहे हैं। बिरला मंदिर के प्रवचनों में आज उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगा। उम्र ढलने के साथ किशंदा की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे। मन के विरोध को भी वे अपने तर्कों से खत्म कर देते हैं। गीता के पाठ में जनार्दन शब्द सुनते हैं तो उनको एकदम से अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ जाती है, और जब जनार्दन जोशी की याद आती है तो उन्हें साथ ही साथ यह भी याद आता है कि उनकी तबीयत जो है आजकल ख़राब है, और यह बात उनको चिट्ठी से पता चली। यशोधर बाबू अहमदाबाद जाना चाहते थे, परंतु पत्नी और बच्चों ने विरोध किया। यशोधर खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं, पर बच्चों को भी वैसे ही बनाने की इच्छा रखते हैं। किंतु उस दिन तो हद ही हो गई, जिस दिन उनका कमाने वाले बेटे ने कह दिया कि मैं बुआ को भेजने के लिए आपको एक भी पैसा नहीं दूंगा। अब समझ नहीं आया कि क्या करें, और दूसरी तरफ यशोधर की पत्नी का कहना है कि उन्होंने बचपन में कुछ नहीं देखा। माँ के मरने के बाद विधवा बुआ ने यशोधर को पालन पोषण किया। मैट्रिक पास करके दिल्ली में किशंदा के पास रहे, वे भी कुंवारे थे, उन्हें कुछ भी नहीं पता। अर्थात यशोधर बाबू की पत्नी का मानना था कि यशोधर बाबू बिल्कुल भी सामाजिक व्यक्ति नहीं हैं, और उन्हें कुछ भी नहीं पता कि सोसाइटी में, समाज में कैसे रहना है। वे नए परिवर्तनों से वाकिफ नहीं हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी पारिवारिक चिंतन में डूबना अच्छा नहीं लगा। अब यशोधर बाबू क्या कर रहे हैं, वहाँ मंदिर में बैठे हैं और प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन दिमाग उनका जो है पारिवारिक चिंतन में लगा हुआ है। ध्यान लगाने का कार्य रिटायरमेंट के बाद ठीक रहता है। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किशंदा के शब्दों में और उनके लहजे में कहा करते हैं। यह कहकर उनकी ही तरह झेपी सी, लगभग नकली सी हंसी हंस देते थे, और यशोधर बाबू एक तरह से उनको कुछ कॉपी सा कर रहे थे। जब तक किशंदा दिल्ली में रहे, तब तक यशोधर बाबू उनके शिष्य तथा उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाते रहे। उनके जाने के बाद घर में होली गंवाना, रामलीला के लिए क्वार्टर देना और जनेऊ पुन्यों के दिन सब कुमाऊनियों के जनेऊ बदलने के लिए अपने घर बुलाने का कार्य वे पत्नी और बच्चों के विरोध के बावजूद भी करते रहे।
वे यह भी चाहते हैं कि बच्चे उनकी सलाह लें, परंतु बच्चे उन्हें सदैव उपेक्षित करते रहते थे। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू वहाँ से सब्जी मंडी गए। वे चाहते थे कि उनके घर का सामान उनके बच्चे खुद लेकर आएं, परंतु उनकी आपस की लड़ाई में उन्होंने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। बच्चे चाहते थे कि वे इन सारे कामों के लिए नौकर रख लें। यशोधर जी को ये बात समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती। उनका बेटा वो ये चाहते थे कि उनका बेटा अपना वेतन उनको दे। क्या वो जॉइंट अकाउंट नहीं खुलवा सकता? उनके ऊपर वह हर काम अपने पैसे से करने की धौंस देता है, घर में तमाम परिवर्तन अपने पैसे से कर रहा है। तो उनको सिर्फ ये लगता था कि जॉइंट अकाउंट खुलवा ले या फिर बच्चा उनको जो है कुछ पैसा देता रहे। सब्जी लेकर वो अपने क्वार्टर में गए। जो उनका कमरा था वो वहाँ गए। वहाँ तख्ती पर लिखा था वाईडी पंत। उन्हें पहले गलत जगह आने का धोखा लगा, क्योंकि उनके घर के बाहर तो एक कार खड़ी हुई थी और कार देख के उनको लगा कि ये क्या, शायद वो किसी दूसरे के घर में आ गए हैं। लेकिन थोड़ा सा आगे देखा तो वहाँ पर कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिलें तथा लोग जो है विदा ले रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज़ों की झालरें और गुब्बारे लटक रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को कार में बैठे किसी साहब से हाथ मिलाते देखा। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को बरामदे में खड़े देखा, जो कुछ मेम साहबों को विदा कर रही थी। लड़की जीन्स और बगैर स्लीवलेस बाँ का टॉप पहनी हुई थी। पत्नी ने होठों पर लाली और बाल को डाई कर रखा था, मतलब खिजाब लगाया हुआ था। और यशोधर बाबू को एकदम से ये सब चीज़ें बड़ी समहाउ इम्प्रॉपर लगने लगी। यशोधर बाबू चुपचाप जो है घर पहुँचे तो बड़े बेटे ने देर से आने के लिए उलाहना दिया कि आप जो है आज इतनी देर से क्यों आए हैं। और जब बड़े बेटे ने उनको उलाहना दिया तो बड़े बेटे ने ये बोला, बब्बा आप भी हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुँचे हैं, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। यशोधर बाबू एकदम शर्मीली सी हंसी हंसकर बोले, हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? तो जो उनका एक दूर का रिश्ते का यशोधर बाबू का भांजा लगता था, चंद्रदत्त तिवारी, एकदम से बोला, जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लग गया है। अब यशोधर जी को अपनी सिल्वर वेडिंग की यह पार्टी अच्छी नहीं लगी। उन्हें यह मलाल था कि सुबह ऑफिस जाते समय तो किसी ने इसके आयोजन की चर्चा नहीं करी। उनके पुत्र भूषण ने जब अपने मित्रों सहयोगियों से यशोधर बाबू का परिचय कराया तो उस समय उन्होंने प्रयास किया कि वे भले ही संस्कारी कुमाऊनी हैं, तथापि विलायती रीति रिवाज भी अच्छी तरह परिचित होने का एहसास कराएं। बच्चों के आग्रह पर यशोधर बाबू ने अपनी शादी की सालगिरह पर केक काटने के स्थान पर जाकर खड़े हो गए। फिर बेटी के कहने पर उन्होंने केक काटा भी, लेकिन उन्होंने समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस कहकर केक नहीं खाया, क्योंकि उसमें अंडा होता है। अधिक आग्रह करने पर उन्होंने क्या कहा कि नहीं, मुझे अभी क्या करना है, संध्या पूजन करना है, इसलिए मैं अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं खाऊंगा। और ये कहकर वो अपना संध्या पूजन के लिए चले गए। आज उन्होंने पूजा में कुछ ज़्यादा ही देर लगाई ताकि सारे मेहमान जो है चले जाएं। अब पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी उनको कौन दिखाई दे रहा है? यहाँ भी उनको किशंदा ही दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने पूछा कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए? जैसे वो पूजा करने के स्थान पर यहाँ पर किशंदा से बातें कर रहे हैं कि अब किशंदा कह रहे, भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, जो हुआ होगा से ही मरते हैं। हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले होते हैं। अपना कोई नहीं ठहरा इस दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। और इस तरीके से उनको जो है किशंदा दिखाई देने लगे। यशोधर बाबू को लगता है कि किशंदा आज भी उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं और यह बताने में भी कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ कर रहे हैं उनके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। किशंदा अकेलेपन का राग अलाप रहे हैं,
आलाप रहे थे। उनका मानना था यह सब माया है। जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी एक दिन ऐसे ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। और इस तरीके से ऐसे लगता था किशनदा जैसे आज वाईडी पंत यानी यशोधर बाबू को समझा रहे हैं। इस बीच यशोधर जी की पत्नी ने वहां आकर झिड़कते हुए पूछा, क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे? मेहमानों के जाने की बात सुनकर वे लाल गमछे में ही अपने ड्राइंग रूम में आ गए। बच्चे इस परंपरा के सख्त खिलाफ थे। उनकी बेटी इस बात पर बहुत झल्लाई और कि लोग चले गए इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप गमछा पहनकर बैठक में आएंगे। बब्बा यू आर द लिमिट। तो उन्होंने कहा, बेटी हमें जिसमें सज आएगी हम तो वही करेंगे, तुम्हारी तरह जीन्स पहनकर हमें सज नहीं आती है। और इस तरीके से उन्होंने अपनी बेटी को चुप करा दिया। इस पर अब हुआ क्या, उनकी बेटी जब उनको कह रही थी, टेबल पर बहुत सारे प्रेजेंट रखे थे, उनको कहा गया कि खोलो। भूषण उनको खोलता है तो एक ऊनी ड्रेसिंग गाउन उसके अंदर से निकलता है, जो कि भूषण उनको कहता है कि सुबह दूध लाने वक्त आप ये गाउन पहनो क्योंकि आप फटा हुआ पुलोवर पहनकर चले जाते हो और बुरा लगता है। अब यशोधर बाबू को लगने लगा कि इससे अच्छा तो भूषण कह देता कि बब्बा मैं ही दूध ले आया करूँगा। और अब उन्होंने क्या किया, बेटी पिता के लिए पजामा कुर्ता उठा लाई। इसे पहनकर पहले इसे पहने फिर गाउन पहने। बच्चों के आग्रह पर वे गाउन पहन लेते हैं और उनकी आंखों में थोड़ी सी एक नमी सी आ जाती है। यह कहना कठिन है कि उनको भूषण की यह बात चुभ गई कि इस गाउन को पहनकर दूध लेने जाया करें। वह स्वयं दूध लाने की बात करता तो ज़्यादा अच्छा था कि बब्बा अब जो है आप गाउन पहनकर घर रहा करिए, दूध वगैरह मैं ले आया करूँगा। यहाँ पर यशोधर बाबू और उनके बच्चों के बीच एक जो अंतराल था, पीढ़ी का अंतराल, सोच समझ का अंतराल, तो ये जो है पूरी कहानी में साथ साथ चलता रहा। इसीलिए ड्रेसिंग गाउन पहनना तो उनको मंजूर था, लेकिन वो साथ साथ ये भी सुनना चाहते थे कि उनका बेटा कहे कि आप जो है इस गाउन को पहने, दूध मैं ले आया करूँगा। और इस तरीके से यशोधर बाबू जो हैं अपने पुराने व्यवहार के साथ, पुराने रीति रिवाजों के साथ चलने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनके बच्चे आज की पीढ़ी, आज की परंपरा को अपनाने वाले बच्चे थे। और बच्चे जो हैं वो पिताजी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे और पिताजी जो हैं यशोधर बाबू, वे बच्चों के साथ अपने तारतम्य को नहीं बिठा पा रहे थे। इसीलिए दोनों की पीढ़ियों के अंतराल का जो एक दिखाई देता है, गैप कहा जाता है जिसको, दोनों पीढ़ियों का अंतराल जो दिखाई देता है वह इस पूरी कहानी में दिखाई देता है। यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी के प्रतीक हैं, पुरानी सोच वाले व्यक्ति हैं, वे अपनी परंपरा के पक्षधर हैं, लेकिन उनके बच्चे यही चाहते हैं कि हमें समय के साथ साथ परिवर्तित हो जाना चाहिए, कि समय के साथ साथ जो जीवन मूल्य हमारे बदल रहे हैं उन जीवन मूल्यों के साथ साथ हमें चलना चाहिए। तो ये थी कहानी सिल्वर वेडिंग। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगली कक्षा में हम एक नए पाठ के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।